आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं जनरली डिफ़ाइन कर दूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ drug between blood and extracellular fluid or tissues। ठीक है, यानी कि हमने ये बात पहले देख ली थी कि जब भी ड्रग एक एडमिनिस्टर की जाती है तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब आ जाती है तो हम उसको कहते हैं ये है अब्जॉर्प्शन। और अब जब वो यहाँ से निकल के इंटस्टिशियम में और इंटस्टिशियम से आगे वो डिफरेंट टिश्यूज़ में जो ड्रग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, यानी ड्रग कैपिलरी से निकल के सेल्स के अंदर तक जाती कैसे है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, हमें पता है उन जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर यू एंडोथीलियम है। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ ब्लड वेजल। तो ये क्या है कि यहाँ पे टाइट जंक्शन जो जंक्शंस हैं स्लिट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर ये ड्रग बीच में कैपिलरी के मूव कर रही है तो क्या होगा कि ये ड्रग जो है इन जंक्शंस के थ्रू बाहर आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ड्रग बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है तो वो इवन ये जो सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल्स, इनकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके बाहर आ जाएगा और फिर आगे इसी तरह सेल्स के अंदर आइदर थ्रू एनी चैनल और बाय सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इन द एरिया ऑफ CNS। ठीक है, CNS में एक्सेप्शंस हमारे पास मिलती हैं। वी नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द और सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हम जो नेचर है उसने इसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि देयर इज़ अ ब्लड ब्रेन बैरियर, कि ड्रग्स जो हैं हर तरह की कोई भी ड्रग उठ के CNS पे जाके वहाँ पे एक्शन ना परफॉर्म करे। तो अब ये चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं? सबसे पहले यह है कि जो CNS की ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बीच में कोई स्लिट जंक्शंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कहा था ना स्लिट जंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कैपिलरीज के बीच में आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा भी होगा, हम कहते हैं दीज आर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, बट जो CNS की कैपिलरीज हैं दोज आर नॉट लाइक दैट, देयर इज़ एक्सेप्शन, वहाँ पे टाइट जंक्शंस हैं। तो नंबर 1 क्या है, टाइट जंक्शंस की वजह से ड्रग जो है वो CNS में नहीं जाती है। नंबर 2, CNS पे ड्रग इसलिए नहीं जाती है कि CNS में जो CSF है वो, क्योंकि हमें पता है CSF ब्रेन, अगर इफ़ दिस इज़ अ ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्या है कि जो CSF फ्लो कर रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो करता है और ऊपर जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ये डायरेक्टली ड्रेन हो रहा होता है, CSF ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द वेनस सिस्टम देयर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर ड्रग कोई वहाँ पे चली भी जाए तो वो डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा तरीका CNS से ड्रग्स को हटाने का ये है। और तीसरा तरीका CNS में ड्रग क्यों नहीं जाती, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको लाजमी आना चाहिए और एक ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन इसके ऊपर वाइवा वगैरह में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो ये है कि देयर आर डिफरेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिनमें से एक है P ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम। ठीक है, ये P ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम
बॉडी में नॉर्मली और भी बहुत से ऑर्गन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ये जीआईटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये किडनी में भी प्रेजेंट है, ये ब्रेन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, लिवर में भी है, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रेन की से बात कर रहे हैं, ठीक है। होता ही क्या है कि जब भी कोई ड्रग सीएनएस में चली जाए, ठीक है, उन ड्रग्स की एग्जांपल क्या क्या हैं। उन ड्रग्स में हमारे पास एक है आइवरमेक्टिन, ठीक है, एक है मैक्रोलिड्स की पूरी क्लास है, ठीक है, फिर हमारे पास विनक्रिस्टीन भी है, ठीक है। अब ये वो ड्रग्स हैं जो कि ये हाईली लाइपोफिलिक होती हैं, ठीक है। हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से ये ब्रेन के अंदर चली जाएंगी। जब ये ब्रेन के अंदर जाएंगी तो पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम क्या करेगा, ये ब्रेन से जो ड्रग अंदर चली गई है उसको वापस बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि ड्रग की कंसनट्रेशन विद इन द सीएनएस बहुत थोड़ी हो जाती है, ठीक है। और यही पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम सिमिलर वे में बाकी सारे ऑर्गन्स में भी फंक्शन करता है। लेट्स सपोज इफ दिस इज़ द जीआईटी एंड दिस इज़ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से क्या होगा, ड्रग अब्जॉर्ब हुई, लेकिन पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम ने क्या किया, वहाँ पे भी ड्रग को वापस ल्यूमेन के अंदर फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम एक्ट। तो मेनली टाइट जंक्शन और पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम्स की वजह से ड्रग की कंसनट्रेशन सीएनएस में कम रहती है। लेकिन एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्वेश्चन वाइवा में इस तरह पूछा जाता है कि कौन सी ब्रीड है जिसमें आइवरमेक्टिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, और वो हैं कोलीज, ठीक है। ये जो डॉग्स हैं, ये डॉग्स की ये जो ब्रीड है, इसमें क्या होता है कि जो पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस ब्रीड में हम कभी भी आइवरमेक्टिन नहीं देते, और आइवरमेक्टिन क्या, ये दोनों भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फिर इनकी कंसनट्रेशन जो है वो ब्रेन में ज़्यादा हो जाएगी और टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद हम एक फीटस की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी प्लेसेंटा की। एक तो बात कर ली ना हमने सीएनएस की, दूसरी प्लेसेंटा। अब ये होता है कि जितनी भी लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं, ठीक है, ऑल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो तो प्लेसेंटा क्रॉस करके लाजमी जाएंगी फीटस के अंदर। आप कोई भी ड्रग डैम को दे रहे हैं जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, उसे लाजमी जाना है फीटस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो नॉन लिपिड सॉल्युबल या स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जो हैं ड्रग्स हैं, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कहा जाता है कि वो भी लाजमी जाती हैं। इससे इट इज़ नेवर द केस कि आप कोई ड्रग डैम को दे रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो फीटस पे असर नहीं जाएगा। वो थोड़ी बहुत अमाउंट पोलर यानी कि नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी चली जाएगी। लेकिन जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो तो लाजमी क्रॉस करके जाएंगी। उसके अलावा एक तीसरी बात यहाँ पे है कि जितनी भी ड्रग्स जो सीएनएस को अफेक्ट करती हैं डैम के, ठीक है, वो ड्रग्स कौन सी हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, एनाल्जेसिक एजेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सीडेटिव्स हैं, ट्रंक्यूलाइजर्स हैं, ठीक है। ये जितनी भी सीएनएस अफेक्टिंग ड्रग्स हैं ये तो लाजमी फीटस के अंदर जाएंगी, प्लेसेंटा क्रॉस करके ये लाजमी जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें थी प्लेसेंटा के ऊपर। उसके बाद हमने बॉडी ऑर्गन्स की बात कर ली कि जनरली सारे बॉडी ऑर्गन्स को में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है कि जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़ हैं वहाँ से जाएंगी। ब्रेन की हमने बात कर ली, ब्रेन में डिफ्यूजन नहीं होती है, ड्रग्स नहीं जाती हैं। उसकी एक टाइट जंक्शन रीज़न है, एक पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम उसकी मेन रीज़न है, ठीक है। प्लेसेंटा वाज आल्सो एन एक्सेप्शन, मतलब दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, ठीक है, कि वहाँ पे भी सारी ड्रग्स जाती हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रोटीन बॉन्डिंग, या आप यूँ कह लें कि वो इट इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रही होती है। प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं कि जब ड्रग जो है
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स मूव कर रही होती हैं और साथ ही ड्रग मूव कर रही है। ड्रग क्या करती है? ड्रग बाइंड्स विद प्रोटीन टू फॉर्म ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि ड्रग उस प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है जिसके साथ उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। लेकिन अब जब वो ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन गया है तो वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ यानी प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिवॉल्व करेगी। लेट्स सपोज ये पूरी बॉडी का सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेट्स सपोज ये किडनी है, ठीक है, ये लिवर है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास GIT है, ये हमारे पास स्किन है। अब इन सारे ऑर्गन्स को क्या है? ब्लड सप्लाई जा रही होती है। अब हमने ड्रग इंजेक्ट कर ली, ठीक है, वो अब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गई है। अब वो यहाँ पे प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में रिवॉल्व करेगी, ठीक है। अब जब वो प्रोटीन के साथ बाइंड फॉर्म में रिवॉल्व कर रही है तो पहली बात ये कि वो ड्रग जो प्रोटीन बाइंडेड होती है, प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है वो कभी भी अवेलेबल नहीं होगी टू परफॉर्म इट्स एक्शन। ऑलवेज रिमेंबर के जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, इट इज़ द मैटर ऑफ फ्री ड्रग, ठीक है। जब तक ड्रग फ्री होगी तो वो ऑर्गन्स में जाएगी और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड है तो वो ड्रग कभी भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। अब ये जो ड्रग है प्रोटीन बाउंड, वो सारी जगह सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिवॉल्व करेगी और जिस भी ऑर्गन के ऊपर उसे जाके एक्शन परफॉर्म करना होगा, जब वो उसके पास से गुजरेगी वहाँ पे जो रिसेप्टर्स वगैरह हैं उनके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगी कि वो फिर ड्रग प्लस प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगी, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा और वो ड्रग फ्रीली अवेलेबल होगी और वो यहाँ से उस ऑर्गन के अंदर चली जाएगी, ठीक है, जिस भी ऑर्गन की वो ड्रग है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई डायोरेटिक दिया है, ठीक है, वो अब डायोरेटिक्स है तो किडनीज के ऊपर एक्ट करना है। वो ड्रग आई सर्कुलेशन में, वो क्या है? वो प्रोटीन के साथ बाउंड फिर रही है। जब वो किडनीज के पास से गुजरेगी तो वो क्या होगी? वो प्रोटीन के साथ अनबाउंड हो जाएगी और वो किडनी के अंदर एंटर होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये मेन बात है। अब प्रोटीन बाइंडिंग का मकसद क्या है? प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो दो चीज़ें कर रही होती है, या मेन पर्पस उसका यही है कि वो हाफ़ लाइफ ड्रग की इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। दो तरीके से कर रही है। एक तो ये है कि उसने प्रोटीन ने ड्रग को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, ठीक है, अब वो ज़्यादा देर सर्कुलेट करेगी, थोड़ा लेट एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, उसकी हाफ़ लाइफ बढ़ रही है। और इन अ वे हाफ़ लाइफ बढ़ रही है कि जब वो प्रोटीन के साथ बाउंड है ड्रग, ठीक है, तो जो मेटाबोलाइजिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स जो सर्कुलेशन में या बॉडी के अंदर होती हैं जिन्होंने ड्रग को मेटाबोलाइज करना होता है, वो प्रोटीन्स जब ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंड है तो ड्रग के ऊपर वो प्रोटीन्स नहीं एक्ट कर पा रही क्योंकि वो राइट नाउ कुछ और प्रोटीन के साथ बाउंड है, ठीक है। तो क्या है कि इस तरह ड्रग की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, तो ड्रग की हाफ़ लाइफ इस तरह एक बढ़ती है। दूसरा, ड्रग की हाफ़ लाइफ इस तरह बढ़ जाएगी कि जब ड्रग प्रोटीन बाउंडेड है तो उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। जब तक वो फिल्टर नहीं होगी, ये लेट्स सपोज आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, जब तक वो यहाँ से फिल्टर होके नेफ्रॉन्स में नहीं आ जाती हो तो वो तब तक एक्सक्रीट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होगा और वो कम होगा तो क्या है, एक्सक्रीशन कम होगी, इस लिहाज से ड्रग की हाफ़ लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इन दोनों तरीक़ों से ड्रग जो है प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो ड्रग की हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ करता है। अच्छा, यहाँ पे अब एक नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन बाइंडिंग में कि ये कौन सी प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ड्रग बाइंड करती है। ये मेनली है अल्ब्यूमिन, मेनली अल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड करती है। उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, या लाइपोप्रोटीन्स हैं, इनके साथ भी ग्लाइको या लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, इनके साथ भी ड्रग बाइंड करती है, ठीक है। जब ये इनके साथ बाइंड होगी तो वो जो और बॉडी में एंजाइम्स होती हैं जिन्होंने इनको ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करना होता है वो इंटैक्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि इस वक्त इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कि ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। और फिर ये बात है कि जो ड्रग्स हैं वो अपने ऑपोजिट आइंस वाली
प्रोटीन्स के साथ ज़्यादा बाइंड करती हैं, ठीक है। अब जैसे जो एसिडिक ड्रग होगी वो अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, जो बेसिक ड्रग होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करना पसंद करेगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ कैसे कहते हैं ऑपोजिट आइंस के साथ ड्रग्स जो हैं अपनी अफिनिटी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक जो मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात की है, इस पे एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो हैं सल्फ़ा ड्रग्स। सल्फ़ा ड्रग्स दो तरह की हैं। एक जो ड्रग्स हैं वो उनकी अफिनिटी जो है प्रोटीन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर उनकी प्रोटीन्स के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो वो स्लोली जो है उन एक्सक्रीट होंगी यूरिन में। क्योंकि उनकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देर से होगी, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा देर बाउंड रहेंगी और वो लेट जो है वो उस प्रोटीन से हटेंगी। इसी तरह वो सल्फ़ा ड्रग्स जिनकी अफिनिटी कम है वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी के अंदर से। अच्छा, अब प्रोटीन बाइंडिंग पे नेक्स्ट बात यह है कि प्रोटीन बाइंडिंग दो प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिवर्सिबल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्रोसेस सैचुरेबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, पहले रिवर्सिबल को देखते हैं, 1 और 2। 1 को पहले देखते हैं रिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब भी प्रोटीन प्लस ड्रग बाइंड करके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स वापस टूटना भी चाहिए। ये ना हो कि ड्रग कम्प्लीटली बाइंड होके ही रह जाए। इसकी रीज़न ये होती है कि जो ड्रग और प्रोटीन्स हैं ना, ये डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जॉइन करती हैं, जिनमें से मेन वही है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, या नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। ये जो हैं क्या है कि जब एक प्रोटीन और ड्रग इन बॉन्ड्स से आपस में बाइंड करेंगी तो ये बॉन्ड टूटना आसान है, तो वो प्रोटीन और ड्रग फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, और फिर ड्रग जो है फ्रीली अवेलेबल वो बॉडी में एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड कर जाती हैं, जैसा कि CCl4 या फिर सीसाप्लाटिन, ठीक है। ये वो दो ड्रग्स हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करेंगी और प्रोटीन्स के साथ, और कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ये ड्रग्स जो हैं इनकी बाइंडिंग नॉन रिवर्सिबल है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, और ये फिर बाइंड ही रह जाती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। उसके बाद दूसरा है सैचुरेबल प्रोसेस। सैचुरेबल प्रोसेस ये है कि लेट्स सपोज आपकी बॉडी के अंदर 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और आपके पास जो ये कोई भी ड्रग है उसके 20 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 10 जो हैं 10 प्रोटीन्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे और फिर जो बाकी 10 हैं वो फ्रीली मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो और जब तक ये वाली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जब तक ये ड्रग जो पहले 10 ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर गए हैं जब तक वो नहीं उतरेंगे, नए 10 ड्रग मॉलिक्यूल उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ सैचुरेबल प्रोसेस। उसके बाद ये बात है कि प्रोटीन बाइंडिंग बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंस किन चीज़ों से होती है, वो यही है कि क्लिनिकल हैं कंडीशंस। जैसे नंबर 1 ये है कि लेट्स सपोज एक नियोनेट है, ठीक है, या फिर एक ओल्ड पर्सन है, उसका लिवर इतना सही फंक्शनल नहीं होता जिस तरह एक अडल्ट का है, ठीक है। तो प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। जब वो प्रोटीन की प्रोडक्शन कम होगी तो हम कह सकते हैं प्रोटीन अवेलेबल कम है, बाइंडिंग कम है, ठीक है। एक ये है। दूसरा ये है कि बॉडी के अंदर किसी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से, यानी पहला फैक्टर हो गया एज का और दूसरा है क्लिनिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसा कि हेपेटाइटिस है, ठीक है। हेपेटाइटिस में भी लीवर डिसफंक्शन होता है, ठीक है। लीवर डिसफंक्शन है तो प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कम होगी, बाइंडिंग कम होगी। उसके बाद हेपेटाइटिस के बाद कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोटीन यूरिया है कि यानी कोई ऐसी कंडीशन जिसमें
यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो कम हो जाएगी, प्रोटीन कम है तो बाइंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज बॉडी के अंदर कोई और मॉलिक्यूल जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और उन मॉलिक्यूल्स की अफिनिटी फॉर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फैटी एसिड्स, ठीक है, वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह या ऐसी चीज़ें मतलब चीज़ें बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो ये जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। ये जो हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स वगैरह ये सारे क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन अवेलेबल फिर ड्रग्स के लिए कम हो जाती है। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जिनके ऊपर प्रोटीन बाइंडिंग डिपेंड कर रही है। फिर हम कहते हैं कि अगर प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो मोर देन 80% है, ठीक है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग मोर देन 80% है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो 50 से 80% है तो ये मॉडरेट प्रोटीन बाइंडिंग है। और इसी तरह अगर प्रोटीन बाइंडिंग लेस देन 50% है तो हम इसको कहते हैं लो या माइल्ड लेवल जो है प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोटीन बाइंडिंग की इम्पोर्टेंस ये है बेसिकली, अब बहुत सी ड्रग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनसेड है, ठीक है। एनसेड्स आर हाईली टॉक्सिक ड्रग्स के अगर इनकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, या इवन आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ें एनसेड्स के ऊपर तो वो यही हैं कि इवन एनसेड जो थेरेपी की जाती है, एनसेड जो दिए जाते हैं वो मैक्सिमम 3 दिन के लिए देने चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो GIT, अल्सर्स, फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एनसेड्स आर हाईली टॉक्सिक ड्रग्स। अब प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि एनसेड्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये नॉर्मली 98% प्रोटीन बाउंड होते हैं, लेकिन लेट्स सपोज आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कम हैं किसी रीज़न की वजह से, और ये क्या है, ये 96% प्रोटीन बाउंड हो जाएं, तो क्या होगा, मर्क मैनुअल में ये बात लिखी हुई है कि अगर 98 से 96% प्रोटीन बाइंडिंग हो जाए तो हमारे पास जो ड्रग फ्रीली अवेलेबल ड्रग जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, आपने अपनी तरफ से एनसेड की कोई जोन सा भी एनसेड लगाया है, ठीक है, ये पूरी एक ड्रग क्लास है, ठीक है, वी विल स्टडी इट लेटर। ये जो है इस ड्रग की क्लास में से जोन सी भी आपने ड्रग लगाई है, आपने अपनी तरफ से उसकी एग्जैक्ट डोज रेट देखी, ठीक है, चेक की, वही जो डोज रेट थी आपने वही लगाई, आपने अपनी तरफ से कोई ओवरडोज नहीं किया, लेकिन जस्ट बिकॉज उस जानवर के बॉडी के अंदर प्रोटीन कम थी तो प्रोटीन बाइंडिंग कम हुई, फ्रीली अवेलेबल ड्रग डबल हो गई, ठीक है, और वो जानवर टॉक्सिसिटी में जाएगा। सो दैट्स वाई प्रोटीन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके पास जानवर आए आप उसकी क्लिनिकल कंडीशंस को देखें और उस हिसाब से देखें। सो दैट्स वाई नेचर हैज़ क्रिएटेड दिस फिनोमेना कि जब भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो तो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले उसकी सर्कुलेशन में प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ताकि वो ऐसे ही एक्स्ट्रा अमाउंट में ही चीज़ें जो हैं वो एकदम जाके ऑर्गन के ऊपर ना एक्ट कर दें, ठीक है, तो टॉक्सिसिटीज़ जो है वो प्रिवेंट रहें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कि जो ड्रग है वो टिश्यूज़ से, हमने कहा था ना डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गई कि अब ड्रग जो है वो इंटरस्टिशियम में टिश्यू लेवल पे पहुंच गई, ठीक है, यानी ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यहाँ से ड्रग का यहाँ जाना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर कोई ड्रग टिश्यू लेवल से वापस ब्लड में आ जाए तो इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको RD लिख रही हूँ, तो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, पहले तो ये है कि ये है कर क्या रही है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से हो क्या रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से ये होता है कि
ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। नॉर्मली ड्रग का रिस्पॉन्स कम करने का जो पर्पस जो फंक्शन है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायोट्रांसफ्यूजन से होता है। वो जो हमने पढ़े हैं ना कि दिस इज़ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये वाला जो स्टेप है ना, बेसिकली बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म ड्रग की होनी शुरू होती है ना, तो तब ड्रग का रिस्पांस कम होता है कि ड्रग जो है वो टिश्यूज़ में अब अवेलेबल नहीं है, अब वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट होने वाली है। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी ड्रग का रिस्पांस कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्रग जो है अब तो वो ये मैं आगे बताऊंगी कि वो वापस सर्कुलेशन में आती क्यों है, लेकिन जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से जब ड्रग टिश्यू से निकल के सर्कुलेशन में वापस आ गई है, अब टिश्यूज़ में तो ड्रग अवेलेबल नहीं है ना, तो जब टिश्यूज़ में ड्रग अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या है, ड्रग का रिस्पांस बॉडी के अंदर जो हमें चाहिए था वो कम हो रहा है। तो मेन रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, वो ड्रग का रिस्पांस कम करती है। अब वो फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से ड्रग रीअब्जॉर्प्शन अकर होती है। उसमें से पहला ये है कि परफ्यूजन ऑफ द ऑर्गन इज़ वेरी हाई। हमारी बॉडी में 3 तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक है ऑर्गन वो हाईली परफ्यूज्ड, उसकी एग्जांपल है हमारा हेड यानी कि जो ब्रेन है, किडनी है, लिवर है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं। उसके बाद इंटरमीडिएटली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स कौन से हैं, वो हैं मसल्स। और लो परफ्यूज्ड ऑर्गन्स कौन से हैं, वो हैं बोन्स, ठीक है, फैट या फिर अपेंडेजेस, जैसे हेयर हैं या फिर हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो सारा कुछ अपेंडेजेस में आता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे पास ऑर्गन्स हैं। अब होता यह है कि लेट्स सपोज ये किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है। हमने या लीवर है, ठीक है, जो भी है, जो सभी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, हमने कहा जो है क्या है कि ब्लड फ्लो आया टुवर्ड्स ऑर्गन, ठीक है, उसके अंदर ड्रग है। लेकिन क्योंकि ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है तो जितना ब्लड, ज़ाहिर सी बात है यही है ना कि आर्टरीज़ हैं, फिर आगे कैपिलरीज़ हैं और फिर आगे वेन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ पे भी कि एक साइड से ब्लड वेजल्स लेके आई कैपिलरी सिस्टम और फिर दूसरी साइड से ब्लड वेजल्स से ऑर्गन्स में से जो ब्लड है यानी वेनस साइड से निकल जाएगा। अब यह क्योंकि हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है तो वो क्या करेगा, वो आएगा और वो अपने साथ ड्रग को लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो एक इस रीज़न की वजह से ड्रग की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, यानी कि वो जिन टिश्यूज़ में जाता है वो उन्हीं से फिर निकल भी जाती है ड्रग, ठीक है। फर्स्ट इज़ परफ्यूजन। नंबर सेकंड इज़ लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो ड्रग्स ज़रूरत से ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल, वेरी हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं, वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती हैं कि वो जो है एक ऑर्गन में जाएंगी, सेलुलर लेवल पे जाएंगी और वो वहाँ से दोबारा अब्जॉर्ब हो जाती। इस पॉइंट की एग्जांपल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये आपसे क्लिनिकली क्वेश्चनिंग इस पर की भी जा सकती है। इससे पहली एग्जांपल है थायोपेंटाल की। थायोपेंटाल डॉग्स में हाईली लिपिड सॉल्युबल है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। फिर प्रोपोफोल है। प्रोपोफोल जो है वो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, और ये डॉग्स में भी और गोट्स में भी, ठीक है, या ओवरऑल भी ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। तो क्या होगा कि जब आप प्रोपोफोल से एनेस्थीसिया लेने की कोशिश करेंगे तो ड्रग बहुत जल्दी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी इसका रिस्पांस जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसीलिए प्रोपोफोल जो है वो एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट है। आपका जानवर जो है फ़ौरन उड़ जाएगा, इसलिए जब भी हम प्रोपोफोल लगाते हैं तो हम ड्रिप से लगाएंगे कि एक वो कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन जो है वो चलती जाए और एनिमल जो है वो सीडेट ही रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग।